An asset is a resource with economic value that an individual, organization or country owns or control with the expectation that it will provide a future benefit. कि कोई भी चीज़, ठीक है, वो तब एसेट्स कहलाएगी, ठीक है, जो जब भी उसकी कोई इकोनॉमिक वैल्यू होगी उस चीज़ की। और एसेट जो है ना, ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, इंडिविजुअल का या कंट्री का या कंपनी का रिसोर्स होते हैं, जिनके जो फंड्स को जिनके दोबारा क्रिएट करते हैं, वो हमारा जो है ना एसेट्स कहलाते हैं। अब कोई भी एसेट जिस जो है ना इकोनॉमिक वैल्यू होगी, ठीक है, और वो इंडिविजुअल, ऑर्गेनाइजेशन या कंट्री के ओन कंट्रोल में होगा, क्योंकि उसके ऊपर उस इंडिविजुअल का, कंपनी का या बिजनेस का कंट्रोल होगा, ठीक है, तो वो एसेट्स कहलाएगा। और वो जो है ना कंपनी या इंडिविजुअल उसको होल्ड करेगा विद द एक्सपेक्टेशन के ये जो है ना हमारी फ्यूचर जो है ना इकोनॉमिक बेनिफिट में हेल्प आउट करेगा, यानी कि न्यू रेवेन्यू जनरेट करने में हमारे लिए हेल्पफुल होगा। तो ये हमारा इनके एसेट होगा। अब इसके हम एग्जांपल लें तो जिस तरह इनके वो हो गई गुड्स, इनके एक शॉपकीपर है तो उसके लिए जो कुकिंग ऑयल हो गया या सोप्स हो गई, तो ये उसके इनके एसेट्स हैं, इनकी इकोनॉमिक वैल्यू है, ठीक है। अब इनके ऊपर उनका कंट्रोल भी है, वो जिसे चाहें सेल आउट करें, जिसे चाहें ना सेल आउट करें, जिसे चाहें मुफ्त में दे दें, ठीक है। तो अब जबकि जो उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर दूसरी हम एग्जाम्पल लें तो एम्प्लाई है, एम्प्लाई के ऊपर कंट्रोल नहीं होता बिजनेस का, ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है। होते तो वो भी एसेट्स हैं, ठीक है, लेकिन उनके ऊपर कंट्रोल नहीं होता, तो इसलिए वो अकाउंटिंग के टर्म में वो एसेट्स नहीं कहलाते, ना ही वो रिकॉर्ड होते हैं, ठीक है। अब इसकी हम टाइप्स की बात करें, ठीक है, विद द फिजिबिलिटी या फिजिकल स्ट्रक्चर या फिजिकल सब्सटेंस के बेस पे, तो वो दो तरह के होते हैं, एक होते हैं टेंजिबल और दूसरे होते हैं इनटेंजिबल। अ टेंजिबल एसेट इज एन एसेट दैट हैज़ फिजिकल सब्सटेंस, यानी कि ऐसा एसेट जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस होगी, ठीक है, वो कहलाएगा टेंजिबल एसेट। फॉर एग्जांपल इन्वेंट्री हो गई, बिल्डिंग हो गई, प्लांट एंड मशीनरी हो गया या ऑफिस फर्नीचर हो गया, यानी कि ऐसी अशिया या ऐसे एसेट्स जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस है, जिनको हम फिजिकली टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है, तो वो हो गए टेंजिबल। जिस तरह में इन्वेंट्री होगी, जिस तरह शॉपकीपर है उसके अंदर जो पड़ी होंगी, यानी कि सोप पड़ी होगी, कुकिंग ऑयल पड़ा होगा या और स्टेशनरी पड़ी होगी, या अगर फैक्ट्री है जिस चीज़ से वो गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं वो प्लांट एंड मशीनरी हो गई, या उसका ऑफिस हो गया कंपनी का, या ऑफिस फर्नीचर हो गया, तो ये टेंजिबल एसेट्स हैं जिनको हम छू सकते हैं। उसके बाद दूसरी जो देखें तो वो इनटेंजिबल एसेट्स, एन एसेट दैट इज़ नो फिजिकल एग्जिस्टेंस, फिजिकल इन नेचर, जो फिजिकल इन नेचर में नहीं होते, जिसको हम छू नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, ठीक है, ये चीज़ें इंटेंजिबल एसेट्स होती हैं। फॉर एग्जांपल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी सच एज पेटेंट्स हो गए, ट्रेडमार्क्स हो गए या कॉपीराइट्स हो गए, या एक जिस तरह पेप्सी कंपनी है, पेप्सी बनाने का जो फार्मूला है, वो कोल्ड ड्रिंक बनाने का जो फार्मूला है, ठीक है, वो जो है ना एक पेटेंट होता है फार्मूला, ठीक है, तो वो अब सिर्फ वही यूज़ कर सकते हैं, उन्हीं को ही पता है कंपनी को, अदर पर्सन वो यूज़ नहीं कर सकता और ना ही वो रजिस्टर करवा सकता है, तो ये इंटेंजिबल एसेट्स हो गए। अब उसके बाद अगर हम देखें कि उसके लाइफ जो है ना स्पैन के ऊपर, ठीक है, एसेट्स के, तो उसके में दो तरह के टाइप्स होती हैं, एक करंट एसेट्स होते हैं, एक फिक्स्ड या लॉन्ग टर्म एसेट्स होते हैं। अब करंट एसेट्स कौन से होते हैं? करंट एसेट्स आर एक्सपेक्टेड टू बी कंज्यूम्ड, सोल्ड और कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन 1 ईयर। फॉर एग्जांपल कैश हो गया, कैश इक्विवेलेंट्स हो गए, अकाउंट्स रिसीवेबल हो गए या इन्वेंट्री हो गई, यानी कि ऐसे एसेट्स, ठीक है, जिनका एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो कंज्यूम हो जाएंगे या सोल्ड आउट हो जाएंगे या कन्वर्ट हो जाएंगे इनटू कैश विद इन 1 ईयर, यानी कि एक अकाउंटिंग पीरियड के अंदर अंदर
वो एसेट जो है ना कंज्यूम हो जाएंगे या सोल्ड आउट हो जाएंगे या कैश में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो वो जो है ना करंट एसेट्स कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल कैश हो गया, इन हैंड हो गया, कैश एट बैंक हो गया, या उसके इक्विवेलेंट हो गए, सिक्योरिटीज़ हो गई, ठीक है, अकाउंट्स रिसीवेबल हो गए, यानी कि हमारे जो डेटर्स हो गए, या हमारी इन्वेंट्री होगी जो हमारा स्टॉक पड़ा हुआ है, ठीक है, जिसे हम बाय किया है रीसेल पर्पस के लिए, हमारी इन्वेंट्री जिसको के वो 1 साल के अंदर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो सेल आउट हो जाएगी, सेल बन जाएगी और कैश के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, तो ये हमारे करंट एसेट्स हो गए। अब उसके बाद दूसरा आ गया फिक्स्ड एसेट्स या लॉन्ग टर्म एसेट्स। अब फिक्स्ड एसेट्स इज अ लॉन्ग टर्म टेंजिबल एसेट दैट अ फर्म ओन्स एंड यूजेस टू प्रोड्यूस इनकम and is not expected to be used or sold within a year। अब फिक्स्ड एसेट्स वो होते हैं कि ऐसे एसेट्स चाहे वो टेंजिबल हो या इनटेंजिबल हो, ठीक है, जो फर्म ओन करती है यानी कि रखती है, सही है, और उनको यूज़ करती है तो प्रोड्यूस इनकम, उनके मोर इनकम जनरेट करने के लिए वो यूज़ करती है, जिस तरह प्लांट एंड मशीनरी हो गया, बिल्डिंग होगी, ठीक है, तो और एक्सपेक्ट करती है कि ये जो है ना एसेट्स, सही है, 1 साल के अंदर अंदर कंज्यूम नहीं होंगे, ठीक है, और ये कई साल तक 5, 10 साल, 20 साल तक, सही है, या उससे भी ज़्यादा जो है ना कंपनी के रेवेन्यू जनरेशन करने में वो हेल्पफुल होंगे, सही है, या सोल्ड आउट नहीं होंगे, ठीक है, तो वो फिक्स्ड एसेट कहते हैं। इसकी बेस्ट एग्जांपल बिल्डिंग्स होगी, जिसके अंदर प्लांट एंड मशीनरी हो गए, या ऑफिस फर्नीचर हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट है लायबिलिटीज़। लायबिलिटीज़ आर द डेट आर ऑब्लिगेशंस ऑफ द बिजनेस, यानी कि जो बिजनेस के ऊपर जो कर्ज है या ऑब्लिगेशंस है वो लायबिलिटी कहलाती है। अब क्लेम अगेंस्ट एसेट्स ऑफ द बिजनेस आर नोन एज लायबिलिटी। इनके क्रेडिटर्स जो या आउटसाइडर जो क्लेम है या क्रेडिटर जो क्लेम है अगेंस्ट एसेट्स, तो वो लायबिलिटीज़ कहलाता है। अब इसके अंदर मेनली जो है ना 2 वो पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं, या तो क्लेम अगेंस्ट होता है एसेट्स फ्रॉम इंटरनल, या ऑनर्स फ्रॉम क्लेम अगेंस्ट क्लेम ऑफ ऑनर्स, ठीक है, ऑनर्स क्लेम हो गया जिसे हम कहते हैं। दूसरा हो गया आउटसाइडर क्लेम। द ऑनर्स क्लेम अगेंस्ट एसेट्स ऑफ द बिजनेस इज नोन एज ऑनर्स इक्विटी, कि जब भी ऑनर्स की तरफ से क्लेम होगा बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, तो वो ऑनर इक्विटी कहलाएगा। और जब भी क्लेम आउटसाइडर क्लेम होगा एसेट के ऊपर, ठीक है, बिजनेस के अंदर या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो वो लायबिलिटी कहलाएगी। यानी कि अब जब भी कर्ज जो है ना ऑनर्स की तरफ से क्लेम होगा एसेट के ऊपर, तो वो क्या कहलाएगा, ऑनर इक्विटी। और जब भी आउटसाइडर, सही है, क्लेम होगा अगेंस्ट के ऊपर एसेट के ऊपर क्लेम होगा, तो वो लायबिलिटी कहलाएगी। यहाँ पे लायबिलिटी जो है ना आउटसाइडर की तरफ से जो क्लेम है वो है, ये जो आउटसाइडर का क्लेम है एसेट्स के ऊपर, तो वो लायबिलिटीज़ कहलाती है। अब इसमें इसकी टाइप्स की बात करें तो 2 तरह की टाइप्स हैं, करंट लायबिलिटीज़ होगी, दूसरा हो गया लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़। अब करंट लायबिलिटीज़ आर अ कंपनी शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन दैट आर ड्यू विद इन 1 ईयर, यानी कि ऐसी ऑब्लिगेशन, सही है, जो शॉर्ट टर्म होती हैं, सही है, या ऐसी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन, सही है, जो शॉर्ट टर्म होती है और जो विद इन द 1 ईयर पे करनी होती हैं या अदा करनी होती हैं, ठीक है, तो वो करंट लायबिलिटी होगी। जिस तरह अकाउंट्स पेएबल होगा, जो हमने इनकी क्रेडिट पे परचेज़ की थी, सही है, तो वो हमने अब महीने बाद, 10 दिन बाद, 20 दिन बाद हमने पे करनी है, इनके विद इन 1 ईयर तक हमने पे करनी है, सही है, तो वो हमारी होगी करंट लायबिलिटीज़ हो गई। उसके बाद दूसरी एग्जांपल लेते हैं, तो एक्रूड एक्सपेंस, यानी कि हमने एक्सपेंस कर लिए हैं लेकिन अभी वो पे नहीं किए, ठीक है, वो अभी 10 दिन बाद, 20 दिन बाद हमने पे करने हैं, तो वो भी हमारी करंट लायबिलिटीज़ कहलाएंगी। उसके बाद आता है लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़। लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ are those obligations of a business that are not due for payment within the next 12 month, ठीक है। अब लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़, सही है, वो होती हैं जो अगले 12 मंथ
में पे नहीं करनी होती, यानी कि 1 साल के अंदर अंदर पे नहीं करनी होती, उससे ज़्यादा इनके 2 साल में, ठीक है, 1.5 साल में, 5 साल में, 10 साल में वो पे करनी होती हैं, ठीक है। जिस तरह लॉन्ग टर्म बैंक लोन हो गया, ठीक है, तो ये लायबिलिटीज़ हो गई, या बॉन्ड्स पेएबल हो गए, ठीक है।